Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good morning to all of you. Dear students, as you know that for last so many days, for last so many lectures, we have been discussing the DNA. Okay? Initially, we have started with the history of DNA, the structure of DNA by X-ray, that diffraction method and Chergov's rule. So we came to know about the structure of DNA. After that, we studied the properties of DNA. Okay. Now today the topic is DNA replication. Today the topic is DNA replication. DNA replication means how DNA makes more DNA. How one DNA makes more DNA. How DNA goes for the Xerox process. As when you have some one sheet, you are going for the photostat or for the Xerox process. What you will do? You will give the one sheet, and after some time you will get a bundle of sheets. So you are doing the replication. Replication means multiplication. So how DNA replicates, this process today we have to study. That means you have one DNA, okay, and it will form so many DNAs. So from one DNA, so many DNAs formed. This is called DNA replication. When DNA forms DNA, it's called replication. When these DNA form RNA, that's called transcription. And when these RNA coded proteins, that's called translation. So DNA to DNA, replication. DNA to RNA, transcription. RNA to proteins, translation. Before we'll study the transcription and translation, we have to study the DNA replication. Okay. Dear friends, it's not a one-step process that this is DNA and it gets replicated, it forms the DNA. No, it's a stepwise process, multi-step process. So step by step, we'll study it. How one DNA gets replicated to form the more DNAs. Okay. The first process, what we have to study here, one by one, हमें पढ़ना है. सबसे पहला स्टेप नहीं कहेंगे, सबसे पहली बात हम कहेंगे इसमें, स्टेप भी कहो या बात कहो, क्या ये क्यों हम जानते हैं, हमने इसे पहले भी पढ़ा है बेटा, कि जब ये डीएनए ऐसे होता है, ये अनवाइंड होता है, इसको कहते हैं वाइंड, है ना, रस्सी की तरफ, ये अनवाइंड होता है. उसके बाद इसके साथ एक स्ट्रैंड चढ़ता है, इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बनाता है, ये हम जानते हैं. तो एक के कितने बन गए? एक डीएनए के दो डीएनए बन गए. मगर क्या ये हर किसी जगह अनवाइंड होता है? क्या ये हर किसी जगह अनवाइंड होता है? जहां चाहे डीएनए अनवाइंड हो जाए और वहां से इसकी रेप्लिकेशन शुरू हो जाए? क्या डीएनए हर किसी जगह अनवाइंड हो सकता है? जहां चाहे वहां अनवाइंड हो जाए और वहां से, क्योंकि जहां डीएनए अनवाइंड हो जाएगा वही चांसेस है डीएनए के और डीएनए बन जाने की. जहां ये बाइंड है, बाउंड बंद है, वहां डीएनए रेप्लिकेशन के चांसेस नहीं है. डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि डीएनए पहले अनवाइंड हो जाए. तभी जब ये अनवाइंड हो जाएगा, एक पेरेंटल स्ट्रैंड इस साइड, एक पेरेंटल स्ट्रैंड इस साइड, अब एक डॉटर स्ट्रैंड इस पे चढ़ेगा, एक डॉटर स्ट्रैंड यहां बनेगा, तो बन गए एक डीएनए के दो डीएनए. तो डॉटर स्ट्रैंड्स बनने के लिए पहले डीएनए को अनवाइंड होना है, दो पेरेंट स्ट्रैंड्स को अलग होना है. तो मेरे कहने का मतलब यही था कि क्या डीएनए जो रेप्लिकेट होता है उसके लिए जो अनवाइंडिंग है, क्या किसी भी जगह अनवाइंडिंग हो सकती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी? इसका मतलब है क्या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो हर किसी जगह है? कहते ही नहीं. तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. बेटा ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि वो जगह, वो पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, इसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं बेटा. इसको इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं, जहां से कोई चीज शुरू हो जाए, इनिशिएशन पॉइंट. इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं इसको. इसको ओआरआई साइट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? और इसको ओआरसी भी कहते हैं. ये चार नाम है उस जगह के जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है. यानी कि डीएनए में किसी भी जगह रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो जाएगी, एक पर्टिकुलर जगह है. क्या है? एक पर्टिकुलर जगह है जिसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे. कि डीएनए में एक जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, उसको इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं, उसको ओआरआई साइट भी कहते हैं, उसको ओआरसी भी कहते हैं. समझ में आ गई बात? असल में डीएनए में होती है, उसको हम कहते हैं, वहां रेप्लिकेशन शुरू होती है जहां पे ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस होती है. यानी कि वो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एक पर्टिकुलर जगह पे होती है. यह हर किसी जगह नहीं होती है. जिस जगह पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन
सीक्वेंस। ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस, जिसको हम शॉर्टकट में ARS कहते हैं, हम कहते हैं जहां पे भी डीएनए में ये ARS होती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होती है, उसी को एंजाइम्स पहचानते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर है, यहां पर एक ऐसी सीक्वेंस है, रेप्लिकेशन सीक्वेंस, यहां पे एक ऐसी सीक्वेंस है जिसको एंजाइम्स ने बाहर पहचाना। कौन से एंजाइम्स? जो एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइम्स एक सीक्वेंस को पहचानते हैं जहां से वो अपना काम शुरू करता है। तो इस सीक्वेंस को, जिसको एंजाइम्स ने पहचान कर वहां से रेप्लिकेशन शुरू की, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। क्या है? ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। तो सीधी सी बात है, अगर ये एक जगह सीक्वेंस है तो एक जगह रेप्लिकेशन हो जाएगी। प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह ये साइट होती है, तो हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स में एक ही ORI साइट है, ये एक ही ORC है, ये एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, या एक ही इनिशिएशन पॉइंट है प्रोकैरियोट्स में। तो वहां प्रोकैरियोट्स में कितनी जगह आप ये एक्सपेक्ट करोगे रेप्लिकेशन हो जाएगी? एक ही जगह, क्योंकि ARS एक ही जगह है। मगर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर मल्टीपल ARS, यानी कि यहां भी है, मिसाल के तौर पर यहां भी है, ठीक है, यहां भी है। यूकैरियोट्स में देयर आर मल्टीपल ORI साइट्स, सो वी कैन एक्सपेक्ट इन यूकैरियोट सेल्स एट मल्टीपल प्लेसेस origin of replication points. That means we can expect replication process will be started at multiple sites. क्योंकि जहां जहां पर ये साइट होगी, ARS होगी, ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस होगी, वहां वहां से एंजाइम्स रेप्लिकेशन शुरू करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में कितनी जगह है? एक जगह, तो एक ही साइट है वहां पे। इसका मतलब है प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। क्यों? वहां पे एक ही ARS है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस, क्योंकि ये वो सीक्वेंस है बेटा जिसको एंजाइम्स रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स रेप्लिकेसेस जो होते हैं वो पहचानते हैं और वहां से रेप्लिकेशन शुरू करते हैं। यूकैरियोट्स में बहुत जगह ARS है, तो अगर बहुत ARS है इसका मतलब है बहुत ही मल्टीपल साइट्स फॉर रेप्लिकेशंस है। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या मैंने कहा? पहला पॉइंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी? जहां पे ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस होगी, वहीं से एंजाइम्स इस सीक्वेंस को पहचान कर रेप्लिकेशन शुरू करेंगे। प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह होता है ये ARS, इसलिए एक ही जगह रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। यूकैरियोट्स में बेटा बहुत जगह ये साइट्स होते हैं, इसलिए बहुत जगह रेप्लिकेशन एक्सपेक्ट है। ठीक, रखो उसको ARS को अभी यही। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहूंगा बेटा बने किसका होता है डीएनए, अगर ये डीएनए ऐसे है, आप कहोगे ना अगर ये डीएनए ऐसे है, ध्यान से देखिए है क्या एक्चुअली। हमने इससे पहले भी पढ़ा ना, असल में ये जो डीएनए है बेटा, असल में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक, इसमें शुगर भी, फॉस्फेट भी, नाइट्रोजनस बेस भी। ये क्या है? ये दूसरा, ये तीसरा, यहां है ना, इसका अपोजिट है ऐसे। यानी कि हम देखते हैं बेटा ऐसे ऐसे ऐसे। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे मैंने डीएनए बनाया, समझ लीजिए ये एडेनिन है, ये थाइमीन है, ठीक, इसके साथ भी शुगर है, इसके साथ भी शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट ऐसे है, ये है थाइमीन, ये है एडेनिन, इसके साथ शुगर है, अब फॉस्फेट ऐसे है, ऐसे है, ठीक, ऐसे है। तो इसी तरह ये है गोनिन, ये है साइटोसिन, ऐसे शुगर है, ऐसे फॉस्फेट है, ऐसे फॉस्फेट, ऐसे शुगर, ऐसे है। इसी तरह अगर मैं कहूंगा बेटा, अगर मैं ऐसे कहूंगा, साइटोसिन है, ये गोनिन, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटा ये राइबो, ये एक में अगर लूंगा, ये एक, ये क्या है एक, क्या क्या है इसमें? इसमें है ना एडेनिन भी, यानी कि नाइट्रोजनस बेस भी, NB में लिखूंगा, नाइट्रोजनस बेस भी, इसमें शुगर भी है, इसमें फॉस्फेट भी है, तो इसको हम कहेंगे ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? अब कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोस, इसलिए इनको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर मैंने कहा बेटा यहां पे हमने इसको अनवाइंड किया, और ये ORI साइट है, यहां पे अनवाइंड हो गया, हम कहेंगे ना भाई अनवाइंड का मतलब क्या है? ये अकेला रह गया ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसका पार्टनर जुदा हो गया, ठीक।
ये देखिए, ये देखिए, यानी कि यहां के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गए, यहां के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गए जब रेप्लिकेशन होती है। अब आप बताइए, इस एक डीएनए को आपको 2 डीएनए बनाने हैं, क्या ऐड करनी है आपको? कि सर ये तो सिंपल है, हम न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अगर आ जाएंगे, अगर इसके साथ एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहां से आएंगे ऐसे, समझ में आ गया? अब ये थोड़ा नजदीक बन गया, इसको दूर बनाएंगे थोड़ा। बताइए, इसके है ना अपने, इसके अपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, क्योंकि डीएनए है ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर। ठीक, अब यहां से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आ जाएंगे, बन गए ना एक डीएनए के 2 डीएनए। तो ये जो 2 डीएनए अनवाइंड हो गए, ये तो डीएनए स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो गए, बताइए एक के 2 कैसे बनेंगे? आपको क्या सर, सिंपली आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसको भी लाइए, अगर ये एडेनिन था, ये थाइमीन था, ये अलग हो गया, अब इसको यहां से थाइमीन लाइए, इसको यहां से एडेनिन लाइए। अगर ये थाइमीन था, ये एडेनिन था, ये अलग हो गए, इसको यहां से एडेनिन लाइए, यानी कि ये वाले हमने नए लाए, ये वाले, तो इसको भी यहां थाइमीन लाइए। अगर यहां गानोसिन था, इसका साइटोसिन अलग हो गया, अब इस गानोसिन को ये साइटोसिन लाइए, न्यूक्लियस से इसको गानोसिन लाइए। अगर ये साइटोसिन था, ये गोनिन था, अभी अलग हो गए, तो आप सर एक काम कीजिए, इसको गोनिन लाइए, इसको साइटोसिन लाइए, यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब हमने क्या लाया जिससे आपको लगता है 2 स्ट्रैंड्स के 2 डीएनएस बनेंगे? आपको कि सर सिंपल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, दैट्स इट, बिकॉज डीएनए इटसेल्फ इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इफ इट्स अनवाइंड, अगर ये अनवाइंड हो गई, वहां के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गए, यहां के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गए, अब 2 डीएनए बनाने हैं, इसको भी जोड़िए अपनी कंप्लीमेंट्री के हिसाब से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसके बन गए ना एक डीएनए के बन गए 2 डीएनए। ठीक, तो पहला पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा, उसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमने पढ़ा, वहां पे एआरएस होता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस होते हैं, जिसको एंजाइम पहचान कर ये काम करना शुरू कर देंगे। यूकेरियोट्स में बहुत जगह होती है एआरएस, इसलिए बहुत जगह रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, प्रोकैरियोट्स में एक जगह। दूसरी बात, ये जो आपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहे बेटा, समझ लीजिए ये कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये कलर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड कलर्ड होते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक, या हम एक काम करेंगे, इसको कलर टाइम लगेगा, हम कहेंगे ये एक्टिवेट, इसमें एक्टिवेटेड होते हैं, यानी कि इनका बॉर्डर में थोड़ा मोटा बनाता हूं, इससे पता चलेगा एक्टिवेटेड वाले हैं, ये एक्टिवेटेड वाले हैं दोनों, समझ लीजिए ये मोटे हैं एक्टिवेटेड वाले, ऐसे समझ लीजिए ये मोटे हैं एक्टिवेटेड वाले हैं। इसको मैं ओनली इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि इनएक्टिव कौन होते हैं और एक्टिव कौन होते हैं, ये मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूं बेटा ताकि आपको मैं कहूं कि जो इसमें है ये एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है जो यहां पे बेटा ध्यान से देखिए, इसका मतलब है अब जो आपने ये है ना एक्टिवेटेड वाले, ठीक, इसको भी मैं थोड़ा मोटा बनाता हूं। पहला पॉइंट क्या पड़ा? रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगी? हर किसी जगह नहीं, इन स्टेप्स को आप याद रखिए। सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे में बनाता हूं बेटा, यानी कि इसे आपको पता चलेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक्टिवेटेड है, उनके साथ फॉस्फेट है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, इसलिए वी नीड टू कीप पेशेंस, ओके, बिकॉज दिस इज वन इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। ऐसे ये जो बॉर्डर लाइन में मोटी बना रहा हूं इसलिए कि ये एक्टिवेटेड है। अब जो आपके न्यूक्लियस में है, साइटोप्लाज्म से जो आ रहे हैं, न्यूक्लियस से जो आ रहे हैं बेटा, वो समझ लीजिए वो है, अब आपको लानी है ना वही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो इसके साथ जुड़ेंगे। समझ लीजिए वो जो साइटोप्लाज्म है वो इनएक्टिव है, ऐसे है वो बराबर, ये एडेनिन है, ये थाइमिन वाला ही है, कोई दूसरा नहीं है।
ये गॉनिन वाला भी आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए आप, आपको साइटोसिन वाला भी मिलेगा, ठीक, आपको एडेनिन वाला भी मिलेगा, ऐसा मसला नहीं है, मिलेगा सबको, क्योंकि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं। ये कैसे आ चुके हैं? जो आप चीजें खाते हो ना बेटा, जिस तरह आप प्रोटीन खाते हो आपको अमीनो एसिड सप्लाई होते हैं, इसीलिए जो डीएनए होते हैं, तो डीएनए के एंजाइम्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेसिस जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स इंटेस्टाइन में होते हैं, जो उस आरएनए डीएनए को ब्रेक करते हैं और आपके सेल्स में ये रॉ मटेरियल पहुंचता है। अब इनको यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, मगर ये इनएक्टिव होते हैं, अब ये नहीं जुड़ेंगे, क्यों? ये इनएक्टिव है। इसलिए पहला स्टेप था ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो हमने पढ़ा, कहां से शुरू हो जाएगी, इससे पहले ये जुड़ जाए। मगर बेटा आपको नहीं लगता है ये एक्टिवेटेड है, ये भी एक्टिवेट होनी चाहिए, अगर ये एक्टिवेट नहीं हो जाएंगे तो ये इनके साथ कंप्लीमेंट्री बेसिस नहीं बनेंगे। देखिए ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो अलग हो गए एक्टिवेटेड है, इसलिए दूसरा स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। समझ लीजिए ये थायमीन इसमें नहीं है, मैंने पहले कहा ना इसमें शुगर भी है, इसमें फॉस्फेट भी है, ठीक। तो ये क्या है? ये खाली है अभी, अब इनको एक्टिव करना है। तो ये एक्टिवेशन कैसे होते हैं? ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तो क्या होता है? ये इनएक्टिव है, तो लाओ इसको डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है ना, एक एक, थाइमिडीन, साइटोडीन, गोनोसिन, तो इनको लाओ आप इनएक्टिव स्टेट में, ठीक। कहते हैं इसको एटीपी मिलता है, ये जो है ना यहां पे बेटा ये डीएएमपी है, ठीक। इसको लाओ, ये डीऑक्सीराइबोस है शुगर, इसके ये इनएक्टिव है, नाइट्रोजनस बेस के साथ ही एडेनोसिन है, गोनोसिन है, थाइमिडीन है, साइटिडीन है, यूरिडीन है। तो अभी लाओ इनमें से कोई भी, क्योंकि मैं एक एक की बात नहीं करूंगा, पहले एडेनोसिन, मिसाल डीएमपी एक की मैं लेता हूं, उसको एटीपी मिल गया, क्या मिल गया? एटीपी मिल गया। जब इसको एटीपी मिल गया, एंजाइम है फॉस्फोरिलेज, कौन सा एंजाइम होता है बेटा? फॉस्फोरिलेज। ये एंजाइम क्या करता है इसको? ये एंजाइम इसको बनाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, एटीपी। जब इसको एटीपी मिल गया तो अलग से क्या निकल गया? एएमपी उसके अलग निकल गया, एएमपी से छोड़ दिया, एटीपी पकड़ दिया, ये क्या बन गया? ये बन गया डीऑक्सीराइबोस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? क्या हम इसका ये नाम नहीं रख सकते? डीऑक्सी, क्या इसका हम ये नाम नहीं रख सकते? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटिस। क्यों? क्योंकि एडेनोसिन का है, इसी तरह है ना गोनोसिन का, हम क्यों एक एक कर लेंगे? यहां जीटीपी, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर लेंगे हम थाइमिडीन, एक एक करके हम जनरल नाम, ये तो एक ही एग्जांपल थी, एडेनोसिन की एग्जांपल थी, क्योंकि एडेनोसिन भी है, ये टी भी है, जी भी है, सी भी है, तो जनरली क्यों नहीं हम कहेंगे? यहां बनेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जिनको डीएनटीपीज कहते हैं। एक ही मत बनेगा, जिस तरह एडेनोसिन बन गया इस तरह गोनोसिन भी बनेगा, साइटिडीन भी बनेगा, थाइमिडीन भी बनेगा, यूरिडीन भी बनेगा। समझ में आ गई बात? तो अब हम कहेंगे जिस तरह एडेनोसिन बन गए एटीपी से ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह सारे बनेंगे, तो हम जनरल कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीएनटीपीज। पहला स्टेप, कहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी? समझ लीजिए यहां से रेप्लिकेशन शुरू हो गई, यहां से रेप्लिकेशन शुरू हो गई, तो समझ लीजिए जब रेप्लिकेशन शुरू हो गई, कहां से हो गई? उसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूं ही नहीं होती है, वहां पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस, जिसको एंजाइम्स पहचानते हैं। कौन? रेप्लिकेशन एंजाइम जो पॉलीमरेसेस होते हैं वो पहचानते हैं, और वहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। यूकैरियोट्स में एक ही सीक्वेंस होती है, प्रोकैरियोट्स में इसलिए एक ही जगह से रेप्लिकेशन शुरू होगी, मगर यूकैरियोट्स में बहुत जगह वो सीक्वेंस होती है, इसलिए बहुत जगह रेप्लिकेशन शुरू होगी, ठीक। रेप्लिकेशन कैसे होगी? कि जितने डीएनटीपीज जुड़ेंगे तो उतने ये डीएनएज बनेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यहां से आ गए, इनको एक्टिव करना है, यानी कि इनको जब एटीपी मिला, अब ये पेंटेड ऐसे बन गई, आप समझ लीजिए ये भी ऐसे बन गई, एटीपी मिल गया ना इनको, ये ऐसे बन गई, अब एनर्जाइज्ड हो गए, बन गए ना ऐसे जैसे हमको चाहिए थे। तो इससे पहले, इसका मतलब है पॉलीमराइजेशन से पहले, चेन बनने से पहले, इन पे स्ट्रैंड्स बनने से पहले एक्टिवेशन हो जाएगा। तो क्या बन गए? अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीएनटीपीज बन गए। सो फॉर्मेशन ऑफ डीएनटीपी,
DNTP इज नथिंग, एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेटेड। कहते हैं इनकी ड्यूअल फंक्शन है। अब इनकी ड्यूअल फंक्शन है, क्या है बेटा? ड्यूअल फंक्शन। एक फंक्शन है, इनको एक्ट करना है एज ए सबस्ट्रेट, ये है ना C, ये जुड़ेगा ना यहां पर, आप ऐसे जुड़ेगा यहां पे, तो ये क्या हो गया? एज ए एक्ट एज ए सबस्ट्रेट। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एक्ट एज ए सबस्ट्रेट। एक है एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट भी एक्ट करता है, ठीक। और दूसरा एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट हैज टीपी, ट्राइफॉस्फेट्स, सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट मींस रेप्लिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्प चाहिए नहीं, क्यों? एनर्जी अब इसी के पास है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपीज है, जब इसकी अपनी एटीपीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्यों पूछेगा? दैट मींस दिस रेप्लिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, सो सोर्स ऑफ एनर्जी भी। ये डीएनटीपी बन गया, ठीक, ये डीएनटीपी बन गया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स के साथ भी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, हो गई 2 प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा? यानी कि अब रेप्लिकेशन की साइड भी चुन ली एंजाइम्स ने, अब चुन ली कहां से करना है, या माल भी तैयार है, अब करना हमको इनिशिएशन, यानी कि अब रस्सी को अनवाइंड करना है। अब रस्सी को अनवाइंड करना है। अभी ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी समझ लीजिए ये ऐसे ही है। हमारे पास माल तैयार है, क्यों? ये एक्टिव हो गए, माल तैयार है, पॉइंट भी चुन लिया, कहां से काम करना है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो ही हम इसको अनवाइंड करेंगे, उसके बाद इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को इसके साथ जोड़ेंगे, पेरेंट्स के साथ, तो एक के 2 बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो तीसरा स्टेप है इनिशिएशन। तो बेटा जहां से काम शुरू करना है, वहां से पहले क्या करना है? ये वाइंड था ना ऐसे, तो यहां से क्या मैंने किया? यहां से अनवाइंडिंग हो गई। तो अनवाइंडिंग कौन करेगा? यूं ही नहीं होता है, अनवाइंडिंग इज डन बाय एन एंजाइम कॉल्ड हेलिकेस। हेलिकेस एक ऐसा एंजाइम है बेटा जिससे अनवाइंडिंग होती है। क्या होती है? मगर डीएनए इतना ही छोटा तो नहीं है। मिसाल के तौर पर, आई विल गिव एन एग्जांपल अगेन, फॉर एग्जांपल this is a wire, okay? Try to understand. This is DNA because this is double stranded DNA. See here, this is DNA, okay? Now I am saying DNA को यहां पे मैंने, यहां पे एंजाइम्स ने पा लिए, ARS है यहां पर, ARS है यहां पर, ठीक। तो अगर ARS यहां पे, हेलिकेस आ गए, उसने क्या किया? उसने अनवाइंडिंग की। समझो यहां से भी अनवाइंडिंग नहीं, ये भी वाइंड है, अभी डीएनए लंबा है, यहां से अनवाइंडिंग हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको मैं कैमरा के नजदीक ला रहा हूं। अब ये अनवाइंडिंग हो रही है ऐसे हेलिकेस की वजह से। मगर आप मुझे बताइए, अगर अनवाइंडिंग यहां से हो रही है, ये जो कॉइल है ना यहां पे, कॉइलिंग, इसको हम कॉइलिंग कहते हैं, वाइंडिंग कहते हैं। क्या इस वाइंडिंग में आप नहीं देख रहे हो सुपर कॉइलिंग हो रही है? यानी कि जब आप इसको कॉइल कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, अनवाइंड हो रहा है, मगर इसके सारे टर्न्स नीचे जा रहे हैं, इसलिए यहां पे सुपर कॉइलिंग हो रही है। मसला हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं बेटा, ये डीएनए ऐसे था, यहां पे ARS है, जहां पे ARS है वहीं से एप्लीकेशन शुरू। हेलिकेस आ गया, इसने यहां पे अनवाइंड करना शुरू कर दिया। जब ये अनवाइंड हो जाएगा तो ये अनकॉइल हो जाएगा, मगर ये जो कॉइल है इस पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। क्यों? ऊपर के सारे जो टर्न्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, यहां पे जमलिंग हो जाएगी। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं, जब हम कोई कॉइलिंग होती है, हम फिर उसको नीचे छोड़ देते हैं, उसको ऐसे ऐसे होता है वो कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए। आप देखिए, मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको अनवाइंड कर रहा हूं, मैं अनवाइंड कर रहा हूं, मगर ये सारे वाइंड्स कहां रहे? नीचे। इसको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। इस अनकॉइलिंग की वजह से नीचे सुपर कॉइलिंग होगी। क्या होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस अनकॉइलिंग की वजह से ये जो कॉइलिंग है, ये क्या होगी? अनकॉइलिंग। मगर इस कॉइलिंग में और ज्यादा स्ट्रेच आएंगे, और ज्यादा स्ट्रेस उस पर आ जाएगा, इस पे कॉइलिंग का प्रेशर आ जाएगा। क्यों? ऊपर जो मैं खोल रहा हूं, ये सारे टर्न्स कहां जा रहे हैं? ये नीचे जाएंगे, ये सुपर कॉइलिंग करेंगे। इस डीएनए को यहां पे सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। ये क्या करता है बेटा? इसका काम क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है, जब ये ऐसे करता है, ये एंजाइम मिसाल के तौर पर यहां पे आ गया, इसने एक स्ट्रैंड को, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जब ये यहां, ये ऊपर सुपर अनकॉइलिंग हो रही है, ऊपर अनकॉइलिंग हो रही है,
क्योंकि यहाँ पे ARS साइड थी, अब हेलिकेस ने काम किया, इसको अनवाइंड किया, क्योंकि अब दो स्ट्रैंड्स पे अलग अलग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और इन दो स्ट्रैंड से दो डीएनएस बनेंगे। मगर ये जो नीचे कॉइलिंग आ गई बेटा, ये नीचे सुपर कॉइलिंग जो हो गई, अब टोपोआइसोमेरेज समझ लीजिए यहां पे आ गया, उसने इसको काट दिया। क्या किया उसने? जब इसको काट दिया, सारी यहां की सुपर कॉइलिंग वहां से निकल जाएगी। सीधी सी बात है, जब कोई चीज हम काट लेते हैं उसको ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे 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 होता है ताकि सारी सुपर कॉइलिंग निकल जाए। तो ये जो सुपर कॉइलिंग, अब टोपोआइसोमेरेज ने क्या किया बेटा? टोपोआइसोमेरेज ने इसको काट लिया, जिससे सारी सुपर कॉइलिंग वहीं से चली गई, उसके बाद रिसील कर लिया। क्या किया? रिसील कर लिया। तो टोपोआइसोमेरेज अगर न होता, ऊपर से अनकॉइलिंग होती मगर यहां से सुपर कॉइलिंग होती, जिसमें बहुत दिक्कत हो जाती आगे। तो यहां की अनकॉइलिंग से जो यहां पे सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस हो गई, उस सुपर कॉइलिंग को यहां जब उसने काट लिया, किसने? टोपोआइसोमेरेज ने, इसको ऐसे ऐसे हो गए, स्ट्रैंड को ऐसे ऐसे, सारी सुपर कॉइलिंग निकल गई, उसके बाद फिर रिसील किया। इसीलिए इस टोपोआइसोमेरेज को, इसको कहते हैं रिवर्स न्यूक्लियस भी। क्या कहते हैं बेटा? इसको रिवर्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। रिवर्स न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको रिवर्स न्यूक्लियस कहते हैं। टोपोआइसोमेरेज दो किस्म का होता है, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, इसको कहते हैं टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, और दूसरा है टोपोआइसोमेरेज सेकंड। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट यूकैरियोट्स में होता है, जो एक स्ट्रैंड को कट देता है ताकि वहां से सारी सुपर कॉइलिंग निकल जाए, ठीक। और टोपोआइसोमेरेज सेकंड प्रोकैरियोट्स में होता है। क्या कहते हैं? किन में होता है? प्रोकैरियोट्स में। और इसको समटाइम्स डीएनए गायरेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डीएनए गायरेस। टोपोआइसोमेरेज सेकंड को, जो प्रोकैरियोट्स में होता है। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया बेटा? यानी कि जब हेलिकेस आता है, इसने जब अनवाइंडिंग की तो वो सारे वाइंड्स नीचे आ जाते हैं, नीचे ऑलरेडी कॉइल्ड है, वहां पे सुपर कॉइलिंग हो जाती है, इसलिए वहां पे टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? ये कट करता है ताकि सारी कॉइल्स के स्ट्रेन्स वहां से निकल जाए, और फिर उसको रिसील करता है। इसको रिवर्स न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। और टोपोआइसोमेरेज दो तरह का होता है। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट इन यूकैरियोट्स, इट ब्रेक्स वन, इट गिव्स अ वन कट वन स्ट्रैंड, सो दैट सुपर कॉइलिंग जो स्ट्रेन है वो सब उससे से निकल जाए। और प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमेरेज सेकंड होता है, जिसका दूसरा नाम डीएनए गायरेस है, ठीक। अभी हम तीसरे ही पॉइंट्स पे, इनिशिएशन पे, इसको अब ध्यान से समझ लीजिए बेटा। अब जब हेलिकेस ने बेटा यहां से अनवाइंड किया, यानी कि अभी हेलिकेस ने ऐसे किया, कर रहा है ऐसे 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 कर रहा है, आगे तो बंद है, आगे फिर बंद है, ये यहां से कर रहा है। जब ये हेलिकेस, समझ लीजिए हेलिकेस है, ये हेलिकेस आगे चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये आगे चल रहा है, इसने एडेनिन और थाइमिन को अलग किया, मगर जो ही ये यहां जा रहा है एडेनिन और थाइमिन वापस मिल रहे हैं, ये आगे जा रहा है, पीछे से फिर हो रहा है वही, तो फायदा क्या है? वो है इसको क्या फायदा है फिर इसको अनवाइंड करने में? अगर ये इसको अनवाइंड कर रहा है, मगर जितना ये आगे चलेगा, ऊपर से कॉइलिंग है, ये वापस वाइंड ना हो जाए, तो फायदा क्या आ गया इसको? इसलिए इन अननेसेसरी बॉन्डिंग, इस वक्त हम कहेंगे अननेसेसरी, क्योंकि हम नहीं चाहते ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स फिर मिल जाए, हम चाहते हैं नए न्यूक्लियोटाइड्स आ जाए, वो इनके साथ मिल जाए, यहां भी इनके साथ मिल जाए, उसका अलग स्ट्रैंड बन जाए, इसका अलग स्ट्रैंड बन जाए। इसके लिए हम चाहते हैं हेलिकेस जो अनवाइंडिंग करे, यहां पे अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाए, यानी कि अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये अलग हो गया। हम चाहते हैं हमारे अब नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे चले जाए, ऐसे चली जाए, न्यूक्लियोटाइड्स अलग चली जाए, जो एक स्ट्रैंड के कितने बन जाए? दो। तो वो कैसे पॉसिबल है? हेलिकेस तो आगे जा रहा है, हेलिकेस तो यहां से एंजाइम हेलिकेस ये आगे आ रहा है, इनको काटते काटते, अनजिप करते करते कहीं से फिर ये स्ट्रैंड्स तो मिल जाए। इसके लिए वहां प्रोटीन्स है जिनको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं, SSBPs। सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा, वो इन पे छा जाते हैं, वो इनको आपस में मिलने नहीं देंगे। यानी कि हेलिकेस तो आगे जा रहा है काटते काटते, कहीं ऐसा ना हो ये काटते काटते जा रहा है, वो फिर जुड़ते जा रहा है, फिर वही पेरेंटल स्ट्रैंड्स मिलेंगे। तो इन पेरेंटल स्ट्रैंड्स को मिलाने से रोकने के लिए वहां पे प्रोटीन्स इनके साथ बाइंड होते हैं, जो इनको मिलने नहीं देते, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये जो रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं करने देंगे, ये रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं करने, ये इनको नहीं जुड़ने देंगे। इसका मतलब है आपको फिर डीएनए ऐसे मिलेगा, है ना, ये भी डीएनए, ये समझ लीजिए ये रेप्लिकेशन, यहां से ORS था, यहां पे ARS,
ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस, आपको डीएनए में बहुत सारे ये मिलेंगे जिसको हम बबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन बबल्स। यूकैरियोट्स में बहुत सारे बबल्स मिलेंगे और प्रोकैरियोट्स में एक ही बबल मिलेगा। बबल्स देखिए यहां पे अलग हो गए, अब यहीं पे आएंगे, यानी कि ये देखिए आप ध्यान से, ऐसे थे ना, इधर तो ये होगा, यहां पे क्या होगा, ऐसे अलग हो गया ना हेलिकेज की वजह से, और एसएसबीपीज की वजह से ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, बबल्स है। यहां पे ये रेप्लिकेशन यहां पे अनवाइंड नहीं हुआ है, इसलिए डीएनए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगा। ये देखिए ये डीएनए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, यहां पे भी डीएनए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, सिर्फ यहां पे अनवाइंड हुआ है बिकॉज ऑफ हेलिकेज। टोपोआइसोमेरेज ने क्या किया, समझ लीजिए टोपोआइसोमेरेज यहां पे है, जो यहां पे ये अनकॉइल हो गए, सारी कॉइलिंग यहां पे हो गई, टोपोआइसोमेरेज ने काट लिया ताकि सारी कॉइलिंग का प्रेशर बाहर निकल जाए, फिर सील किया। अब ये अनवाइंड है और अनवाइंडिंग को, और अगेन अगर ये अगेन कहीं हेलिकेज जब यहां से काम शुरू किया, हेलिकेज यहां पहुंच गया, कहीं ये फिर न मिल जाए पेरेंटल स्ट्रैंड्स, इसके लिए एसएसबीपीज है। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ऐसा आ गया, ठीक, जैसे ही है ये कीजिए या ये लिखिए, दोनों में एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। अब समझ लीजिए मिसाल के तौर पर ये एडेनिन है, ये थाइमीन इसका होगा, ये अगर गॉनिन है ये साइटोसिन होगा, ये साइटोसिन है ये गॉनिन होगा, ठीक है, ये थाइमीन है ये एडेनिन होगा, ये एडेनिन है ये थाइमीन होगा, ये गॉनिन है ये साइटोसिन होगा, ये साइटोसिन है ये गॉनिन होगा, ये गॉनिन होगा ये साइटोसिन होगा, इनके अलग अलग है। ठीक, अब चौथी ये था इनिशिएशन, चौथी बार अब प्राइमिंग। प्राइमिंग मींस जब हम सब जमीन को साफ करते हैं, हमारा मटेरियल तैयार है, एक्टिवेटेड है, अब हम जब पूरी जमीन तैयार हो गई, सबसे पहले क्या करते हैं जब मकान बनाते हैं, स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन वो पत्थर होता है जिसके ऊपर ईंटों का काम शुरू होता है। समझ लीजिए सारी ईंटें हैं, मगर रखेंगे किन पे, काम कौन शुरू करेगा, हम रखेंगे ईंट इसके साथ, मगर वो किसके सहारे जिएगी, इसको हम कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं? प्राइमर को स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। बेटा ध्यान लिखिए, ये है डीएनए रेप्लिकेशन, मगर अगर आप कहोगे प्राइमर, पहले स्टेपिंग स्टोन कौन आएगी, स्टेपिंग स्टोन कोई ना कोई आनी चाहिए, और यहां पे जो स्टेपिंग स्टोन है वो आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर याद रखना, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को कहते हैं स्टेपिंग स्टोन। क्यों? क्योंकि अब कहोगे डीएनए प्राइमर क्यों नहीं, बेटा डीएनए किसी भी चीज के, डीएनए के भी किसी भी कंपोनेंट को जो भी जाएगा उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर आप डीएनए प्राइमर लाओगे वो किसके सहारे, अगर आप न्यूक्लियोटाइड को लाओगे वो किसके सहारे जिएगा, यानी कि डीएनए का हर कोई कंपोनेंट स्टेपिंग स्टोन चाहता है। अगर आप डीएनए प्राइमर को लाओगे, मिसाल को आपको कि कोई डीएनए प्राइमर होगा, वो तो है नहीं, मगर उसको भी सहारे की जरूरत है, उसको कौन सा सहारा दोगे? ये जो आरएनए प्राइमर है ये सहारे के बगैर ही काम करता है। हमें वो स्टेपिंग स्टोन चाहिए जिसको खुद किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जो दूसरों का सहारा बने, वो आरएनए प्राइमर होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज से यहां पे जुड़ता है, या आरएनए प्राइमर को कौन जोड़ता है, यहां पे कौन रखता है, क्योंकि इसको खुद सहारे की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएनए प्राइमर लाओगे कोई, उसको फिर सहारे की जरूरत है। हम वो सहारा कहां से लाएंगे जिसको खुद सहारे की जरूरत हो? आरएनए प्राइमर को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, ये वो स्टेपिंग स्टोन है जो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से वहां आता है या एंजाइम प्राइमेस की वजह से। प्राइमेस कहो या आरएनए पॉलीमरेज कहो। तो अब रहा आरएनए यहां पर, ठीक, क्या रहा? आरएनए यहां पर। अब इस आरएनए पे ध्यान से देखिए, यह आरएनए हो रहा, तो इसको हम कहते हैं प्राइमिंग। ये एक स्टेप अलग है, फोर्थ स्टेप। पहला स्टेप ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने पढ़ा, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा, तीसरा हमने इनिशिएशन पढ़ा, स्टार्ट हो गया हेलिकेज से, टोपोआइसोमेरेज का भी रोल हमने पढ़ लिया। उसके बाद प्राइमिंग। और याद रखना बेटा, ये जो होगा, ध्यान से देखिए, या ये मैं कहूंगा या ये कहूंगा, जो आप कहोगे, ये स्ट्रैंड जो होगा ये 3:5 वाला होगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो अब पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, जो इस पे अब चढ़ेंगे यहां से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये चढ़ने चाहिए 5:3 डायरेक्शन में। 5:3 डायरेक्शन किस पर चढ़ेंगे? जो खुद 3:5 होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ 5:3। सो व्हाट विल बी द स्टैंड ऑन विच रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस? 3:5। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो 3:5 पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और जो डॉटर स्ट्रैंड बनता है वो बनता है 5:3 डायरेक्शन में। हो गया ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या हो गया अब बेटा? पांचवा स्टेप हो गया, अब बेस पेयरिंग शुरू होगी, चेन बनेगी और इलॉन्गेशन, यानी कि ऐसे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे।
इसी तरह यहां पे भी बन गए, एक के दो बन गए, अगर यहां से कट हो जाएंगे एक के दो डीएनए बन गए। तो पहले प्राइमिंग, उसके बाद क्या, पांचवा स्टेप क्या है, बेस पेयरिंग एंड चेन एलोंगेशन। इसके लिए बेटा एंजाइम्स है पॉलीमरेसेस, जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेसेस, डीएनए पॉलीमरेसेस। डीएनए पॉलीमरेसेस वो एंजाइम्स है जो पॉलीमराइजेशन कराएंगे, है ना, पॉलीमराइजेशन। यूकैरियोट, पहले प्रोकैरियोट्स में बढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में 3 किस्म का होता है, पॉलीमरेस 1, पॉलीमरेस 2 और पॉलीमरेस 3। ध्यान से देखना, इसको आप ध्यान से देखना। पॉलीमरेस 3 इसका नाम है, ये प्रोकैरियोट्स में है, ये प्रोकैरियोट्स की बात मैं कर रहा हूं। पॉलीमरेस 3 इज कॉल्ड रेप्लिकेस, यानी कि ये जो आप काम देख रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेस 3 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दिस चेन एलोंगेशन, इस प्राइमर स्टेपिंग स्टोन है ना, अब पहला न्यूक्लियोटाइड इस पे बसेगा, दूसरा इस पे बसेगा, तीसरा इस पे बसेगा, मगर पहले वाले को सहारा चाहिए था, आरएनए प्राइमर है यहां पे, ठीक। अब ये चेन एलोंगेशन बन रही है एक दूसरे के सहारे पे, ईंटें ईंटों पे, जिस तरह हम एक पहले पत्थर रखते हैं स्टेपिंग स्टोन, फिर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, इसी तरह एक पर एक, एक पर एक, मगर पहला वाला प्राइमर पे, प्राइमर किसी पे नहीं, क्योंकि ये सहारे के बगैर काम करते हैं, इसलिए आरएनए प्राइमर को लाना पड़ता है। हम डीएनए को प्राइमर को लाते, उसको खुद की सहारे की जरूरत थी, तो हमको क्या फायदा उसको लाने में, तो यहां पे आरएनए प्राइमर आया बाय आरएनए पॉलीमरेस और प्राइमेस। तो उसके बाद अब ये किसने किया, डीएनए पॉलीमरेस, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका नाम है रेप्लिकेस। इसका काम क्या है, इसका काम है प्राइमर पर ईंटें जोड़ना, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन गया ना, यहां से भी हो गया ये काम, इसका ये काम होता है। उसके बाद पॉलीमरेस फर्स्ट का काम क्या है, इसको रिमूव करना। अब ये किस लिए चाहिए, ये चाहिए नहीं, यहां पे अपना परफेक्ट गैप को फिल करना, यहां पे भी कोई होगा साइटोसिन या कुछ होगा, यहां पे गैप को फिल करना। तो इसका नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमरेस फर्स्ट जो है बेटा, क्या हम इसको रेपियर एंजाइम कहेंगे, ये रेपियर करता है, रेपियर एंजाइम, ये रेपियरमेंट करता है, यानी कि प्राइमर को निकालना और उस गैप को फिल करना, उस गैप को फिल करना। तो इसके किसका काम है, आरएनए पॉलीमरेस फर्स्ट, इसको रेपियर एंजाइम भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इसका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, यानी कि बाहर निकालना। इसकी कौन सी एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बाहर निकालना, कोई चीज, गलत चीज बाहर निकालना। उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेस फिर आता है, ये फिर एक राउंड पीछे से, ये गया था ना यहां से जोड़ते जोड़ते, अब ये वापस आएगा यहां से प्रूफ रीड का काम करना, कहीं पे गलती तो नहीं हुई है, कहीं पे गलत बेस तो नहीं लगी है, कहीं एडेनिन के साथ यूरेसिल तो नहीं लगा, एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं लगना चाहिए, यूरेसिल किसमें है, आरएनए में, कहीं इस आरएनए प्राइमर ने चालाकी तो नहीं की, जहां जहां एडेनिन देखा वहां यूरेसिल जोड़ दिया, नहीं। इसलिए ये खुद में ही बाद में पहले रेप्लिकेशन का काम करता है, चेन एलोंगेशन का काम करता है, उसके बाद काम करता है प्रूफ रीडिंग का। तो कितने काम है इसके 2 काम है, एक रेप्लिकेशन चेन एलोंगेशन करना, इसी का काम है, इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना, चेन बनाना, दूसरा डीएनए तैयार करना, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेस पॉलीमराइजेशन, इसको रेप्लिकेस भी कहते हैं, और दूसरा काम इसका प्रूफ रीडिंग का है। जब ये 2 में से कोई एब्सेंट हो तो तब ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करता है, ये मसला नहीं है। समझ में आ गई बात, डीएनए पॉलीमरेज का काम समझ में आ गया बेटा, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है। तो डीएनए पॉलीमरेज के कितने हैं, 1 2 3, 2 तब काम करता है जब इनमें से कोई एब्सेंट होता है। मेन काम जो है रेप्लिकेशन का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है, जिसको हम रेप्लिकेस भी कहते हैं, जो चेन एलोंगेशन पॉलीमराइजेशन कराता है। कौन, मेन ये है जो डीएनए पे डीएनए बनवाता है, और इसका काम प्रूफ रीड भी है। हाँ, ये जो प्राइमर्स बीच बीच में है, प्राइमर्स जो लगे हैं, उन प्राइमर्स को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बाहर कराता है, इसलिए इसको रैपियर एंजाइम भी कहते हैं। उसके बाद इस गैप को फिल कराना इसी का काम है। अच्छा, मुझे ये बताइए, देखिए अब यहां से काम शुरू हो गया, या यहां से काम शुरू हो गया, यहां से काम शुरू हो गया, यहां से भी काम शुरू हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड्स पे बाई डायरेक्शनल है, पढ़ा हमने। एक बात बताइए, जब बेटा ये देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, देखिए यहां से जब काम शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, जब यहां से काम शुरू हो जाएगा, इतना अनवाइंड हुआ तो काम यहां से भी शुरू हो जाएगा। ये मानिए स्टार्टिंग पॉइंट है,
यहां से काम शुरू हो गया इस पॉइंट से, यहां से हो गया इस पॉइंट से इधर की तरफ। ठीक, आप मुझे बताइए, अब ये काम यहां से शुरू हो गया, ठीक, मेन तो यही है। अब यहां से भी काम शुरू हो गया, यहां से अनवाइंड होता चला गया। ये ध्यान से देखिए मेरी बात, इसको ध्यान से सुनिए। मगर पहले टर्मिनल पॉइंट कौन था, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से होता है, ये आरएस थी, यहां पे एआरएस। अब यहां से काम शुरू हो गया और अनवाइंडिंग यहां की तरफ हो रही है, यहां की तरफ नहीं हो रही है। इसका मतलब है ये जब यहां पर पहुंचेगा, यहां पर ये है ना, यहां से जो पॉलीमरेज, कौन पॉलीमरेज थर्ड, यानी कि थर्ड, ये जब यहां तक पहुंचेगा ये फिर अनवाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवाइंड। मगर ये जब यहां तक पहुंचेगा इसका काम हो गया ओवर, इसका काम हो गया। मगर ये वाला थर्ड, ये भी थर्ड ही है, ये वाला थर्ड जब यहां पर पहुंचेगा ये फिर अनवाइंड हो जाएगा ऐसे। तो यहां से बन गया ना, इसका मतलब है इस चेन के लिए एक ही काफी है। क्यों, ये जब थर्ड यहां के लिए पहुंच गया, यहां अनवाइंड यही आगे चल रहा है। मगर जब ये अनवाइंड हो गया, यहां से गैप खुल गई, अब एआरएस साइड यहां पे, तो यहां से फिर बनेगा। तो यहां प्राइमर होगा ना बेटा, प्राइमर होगा ना यहां, क्योंकि आरएनए प्राइमरी काम करता है, प्राइमर पे ये काम हो गया। यहां से जब हो गया तो ये इसके लिए, इस स्ट्रैंड के लिए एक ही प्राइमर काफी है। क्यों, यही थर्ड अब यहां पहुंच गया, यही यहां पहुंच गया, अब कोई टेंशन नहीं। मगर प्राइमर ने जब काम किया था यहां से डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया था, अब ये जब और अनवाइंड हो गया, यहां से फिर चाहिए ना प्राइमर्स, अब वो यहां से यहां तक फिर अनवाइंड हो जाएगा। अब चाहिए ना, जब ये अनवाइंड हो रहा है तो यहां से और एक प्राइमर। इसका मतलब है यहां का जो है, जब ये प्राइमर्स निकलेंगे ऐसे बाहर निकलेंगे, बताइए आपको सेगमेंट्स कैसे मिलेंगे इस वाले स्ट्रैंड पर, आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे। इन सेगमेंट्स को ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, फिर मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, इसको मैं फिर समझा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं बेटा, ऐसे है, यहां से ये 3:5 है, ये स्ट्रैंड 3:5 है, ये 5:3 है। समझ में आ गई बात। अब इस पे पहला स्ट्रैंड, ये फिर यहां से बंद है, समझ लीजिए, ये फिर बंद है। अब यहां से ये स्टैंड जो है यहां से शुरू हो गया, क्योंकि ये अनवाइंड हो गया। अब सिर्फ यहां के न्यूक्लियोटाइड्स, यहां से यहां के न्यूक्लियोटाइड्स। जब यहां से शुरू हो गया, प्राइमर पढ़ा ना, पहले प्राइमर ही पढ़ता है, सीधी सी बात है। प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज सब काम शुरू करेगा इसके जोड़ने का। ये डीएनए पॉलीमरेज चल रहा है, इनको जोड़ रहा है। ये अभी यहां था, अब यही ये आगे आगे चल रहा है ना, जोड़ रहा है। जो ही यहां से प्राइमर, ये प्राइमर है आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर पर जब डीएनए पॉलीमरेज से काम शुरू कर दिया, यहां तक पहुंचे, तब तक जब ये अनवाइंड हो गया था, यहां भी प्राइमर लगा था और डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से भी काम करना शुरू कर दिया था। ठीक हो गया, ये यहां से अनवाइंड हो जाएगा, यहां से नहीं अनवाइंड हो रहा है। अब जब ये पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जब यहां पहुंच गए, अब ये फिर हेलिकेज ने खोल दिया ना, फिर हेलिकेज ने यहां ये भी खोल दिया। अब तो ये डीएनए पॉलीमरेज यहां चलेगा, ये अनवाइंड हो गया, तो ये डीएनए पॉलीमरेज यहां पे फिर जुड़ेगा, ये मत जाएगा रिवर्स में, ये यहां से जा रहा है। इसका मतलब है जब ये फिर खुल गया, यहां से फिर एक प्राइमर आएगा, यहां से एंडिंग पॉइंट है ना ये खुलने का, मिसाल के तौर पे एंडिंग पॉइंट है ये खुलने का। ठीक, तो यहां से फिर आएगा, ये जोड़ता जाएगा जिस तरह ये जोड़ता, मगर ये एक ही काफी है। क्यों, ये आगे आगे चाहे वो खुल रहा है, मगर इसको मसला था जब यहां पे पॉइंट था, जब ये खुला नहीं था, तो ये टर्मिनल पॉइंट था, यहां से काम शुरू हुआ था। अब जब ये खुल गया, अब प्राइमर यहां लगा दूसरा, अब यहां से काम शुरू हो गया। अब ये फिर खुलेगा और एक प्राइमर यहां से लगेगा, क्योंकि ये पीछे मत जाएगा, तो वहां से दूसरा प्राइमर आता है। जब ये प्राइमर्स निकलेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको ये वाला फ्रेगमेंट जो है बेटा, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जिसपे कंटिन्यूअस ये जो होती है कंटिन्यूअस चेन फॉर्मेशन, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, जिसपे डिसकंटिन्यूअस। क्यों, अब प्राइमर ये भी निकालो, अब खाली यहां से यहां एक सेगमेंट, यहां से यहां एक सेगमेंट, इनको ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। इसीलिए मैंने कहा था, देखिए तीनों चीजें, डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल, एक यहां से एक यहां से,
डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, यहां से डिसकंटिन्यूअस, यहां से कंटिन्यूअस, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस, तो इसलिए कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। और तीसरी हमने एक बात कही थी, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इतने एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 उसमें ये एंजाइम्स नहीं होते इस तरह, उसमें एंजाइम्स के नाम है अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, एप्सिलॉन, 5 है। कितने हैं? 5। अब मैं ऐसे दिखाता हूं। सबसे पहले प्राइमर, जब से हमने कहा था इनिशिएशन, प्राइमर और इनिशिएशन का लगाना इसका काम है। इसका काम क्या है यूकैरियोट्स में? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर एंड इनिशिएशन। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर एंड इनिशिएशन का काम किसका है? वो है अल्फा का काम। समझ में आ गई बात? अच्छा, उसके बाद सिग्मा का काम, इसका काम है लीडिंग स्ट्रैंड, ये पॉलीमरेज इसके नाम है, पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज सिग्मा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। पॉलीमरेज अल्फा का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर एंड इनिशिएशन। इसका काम क्या है? पॉलीमरेज सिग्मा का लीडिंग स्ट्रैंड बनाना, लीडिंग स्ट्रैंड पे चेन बनाना। एप्सिलॉन का काम है डिसकंटिन्यूअस चेन, इसके जिम्मा है लैगिंग स्ट्रैंड बनाना, लैगिंग स्ट्रैंड पे पॉलीमराइजेशन करानी, क्योंकि इस पे भी चाहिए पॉलीमराइजेशन मगर डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तो इसका काम है। और इस बीटा का क्या काम है? बीटा का काम है रिमूव करना प्राइमर्स। क्या करना? रिमूव प्राइमर्स, जो वहां पॉलीमरेज फर्स्ट का काम था, रिमूव प्राइमर्स एंड फिलिंग द गैप, इसका काम था। ठीक, और इसका काम है ओवरऑल, इसका जो काम है ओवरऑल, एक एक इसका काम है ओवरऑल प्रूफ रीड, ये यूकैरियोट्स में ओवरऑल प्रूफ रीड, और इसका काम है रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो इसके जिम्मा है, रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये इसके काम है, इसका ओवरऑल काम ये है। तो क्या मैंने कहा? अल्फा का काम प्राइमर और इनिशिएशन, पहले प्राइमर, उसके बाद इनिशिएशन रिएक्शन होगी, ये लैग लीडिंग बनाएगा, ये लैगिंग बनाएगा, जो प्राइमर्स लगे थे उनको ये निकालेगा पॉलीमरेज बीटा, ठीक, बीटा पॉलीमरेज, उसके बाद फिलिंग गैप करेगा और ये ओवरऑल प्रूफ रीड करेगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक, तो बेटा ये है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, इसमें क्या पढ़ा आपने? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट, ORC, ARS सीक्वेंस होती है वहां पे, जिसको एंजाइम्स पहचान कर रेप्लिकेशन कराते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, DNTPs हमको बनते हैं आसानी से। उसके बाद अब स्टार्ट होगी इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसी होगी स्टार्ट? अनवाइंडिंग होगी बाय हेलिकेस, मगर सुपर कॉइलिंग से बचाता है टोपो आइसोमेरेज। ठीक, उसके बाद हमने देखा प्राइमिंग, RNA पॉलीमरेज आता है जिसकी वजह से प्राइमर जुड़ जाता है। प्राइमर स्टेपिंग स्टोन है जिसपे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सब जुड़ते चले जाएंगे। बेस पेयरिंग एलोंगेशन डीएनए पॉलीमरेज 3rd से होती है मेनली। ठीक, मगर जहां पे प्राइमर्स को निकालना पॉलीमरेज 1st का काम है। ठीक है, उसको रेपियर एंजाइम भी कहते हैं, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दीज आर द एंजाइम्स। ठीक है बेटा, so this was all about the replication. Now you have, instead of one DNA you have so many DNA. now this organism can use this DNA for the formation of RNAs. अगर एक DNA था तो एक ही RNA एक वक्त में बनता, अगर करोड़ DNA अब है, अब करोड़ RNA एक ही साथ में बनता है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में भी जल्दी हो जाएगी। ओके, नाउ टिल आई विल कम विद दिस न्यू टॉपिक, उसका नाम है सेंट्रल डोग्मा, उसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। किसको? देखिए, अब जो टॉपिक है बेटा वो है DNA टू RNA, DNA टू DNA रेप्लिकेशन कहते हैं, DNA टू RNA, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, और RNA टू प्रोटीन्स, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस को DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन्स, दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, the whole process is called a central dogma of molecular biology. Okay, this is the next topic. Till I'll come with that lecture. Okay, you just consistently watch all the videos, don't skip any video. It will create a chaos, and instead of this replication, confusion replication will take place in you, and it will be very difficult to remove that confusion from your brains. So it's better whatever you learn here, you understand, you start to make your own notes in your own words. Wherever you face any problem, you just go again through this video. Okay, revise it, rewind it again and again, you watch it till you will clear all the confusions. Till I'll come with the next video. Take care of yourself. Khuda Hafiz. Allah Nigehban.